Start. Hello, dear students, and welcome back to the e-learning series of mathematics. In this video, we will discuss the 11th theorem of your syllabus. So let's start with the theorem. Statement क्या है theorem की? अगर स्पेस की डायमेंशन फाइनाइट है और उसका कोई सबस्पेस ले लेते हैं से W, तो हमें प्रूव करना है कि स्पेस की डायमेंशन जो है वो सबस्पेस की डायमेंशन से बड़ी या फिर इक्वल रहती है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि सबस्पेस की डायमेंशन को प्रूव करना है वो स्पेस की डायमेंशन से लेस देन और इक्वल टू है। अब जब मैं इक्वल की बात करती हूं उस केस में हमें प्रूव करना है डायमेंशन सबस्पेस की स्पेस की डायमेंशन के बराबर तभी होती है जब सबस्पेस इटसेल्फ वेक्टर स्पेस बनती है, क्योंकि हमें मालूम है, हमने देखा है जब भी कोई स्पेस लेते हैं तो उसकी सबस्पेसेस डेफिनेटली एग्जिस्ट करती हैं। वो दो सबस्पेसेस जो डेफिनेटली एग्जिस्ट करती हैं, ट्रिवियल जिसे आप वेक्टर स्पेसेस बोलते हो, ट्रिवियल सबस्पेसेस बोलते हो, वो एक तो सबस्पेस इटसेल्फ वेक्टर स्पेस होती है और एक सिंगलटन सेट जीरो वाली होती है। यहां पे हम बात कर रहे हैं कि अगर हम सबस्पेस इटसेल्फ वेक्टर स्पेस के बराबर ले लेते हैं तो उस सिचुएशन में सबस्पेस और स्पेस की डायमेंशन इक्वल रहती है। एक्चुअल में इसमें इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट है, हमें दोनों तरफ से रिजल्ट प्रूव करना है। अगर सबस्पेस की डायमेंशन स्पेस की डायमेंशन के बराबर है तो हमें शो करना है सबस्पेस इटसेल्फ स्पेस के बराबर है, W V के बराबर है। और करके ये भी कह सकते हो अगर तो सबस्पेस इटसेल्फ वेक्टर स्पेस के बराबर होगी, W V के बराबर होगी, तो हमें शो करना है कि उनकी डायमेंशंस इक्वल है। डायमेंशंस इक्वल है तो वो स्पेसिस और सबस्पेस की वैल्यू इक्वल है। ठीक, दो रिजल्ट्स हैं इस थ्योरम में प्रूव करने वाले। पहला रिजल्ट ये कि अगर हम जनरल में वेक्टर स्पेस फाइनाइट का कोई सबस्पेस लेते हैं तो हमें प्रूव करना है कि सबस्पेस की डायमेंशन स्पेस की डायमेंशन से लेस देन और इक्वल टू रहती है। सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि इक्वल वाला केस वो है अगर डायमेंशंस इक्वल हैं तो सबस्पेस इटसेल्फ वेक्टर स्पेस के बराबर है, और अगर सबस्पेस इटसेल्फ वेक्टर स्पेस के बराबर है तो उस सिचुएशन में उनकी डायमेंशंस भी इक्वल होंगी। सो पहले हम फर्स्ट पार्ट को प्रूव करेंगे। फर्स्ट पार्ट को प्रूव करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए स्पेस की डायमेंशन तो फाइनाइट दी है। हमें मालूम है स्पेस की डायमेंशन फाइनाइट है तो उसका बेसिस के जो एलिमेंट है वो फाइनाइट होंगे और जितने उसके बेसिस के एलिमेंट होंगे उतनी पूरी स्पेस की डायमेंशन होती है। बट हमें डायमेंशन की वैल्यू नहीं मालूम है। फाइनाइट डायमेंशन है मतलब कि उसकी फाइनाइट वैल्यू होगी। सो हम लेट कर लेते हैं कि जो स्पेस है V उसकी डायमेंशन अगर फाइनाइट है तो वो किसी एक वैल्यू के बराबर है से n। सो हमने, अगर आप स्क्रीन पे चेक करो तो पहले स्टेप में स्पेस V की डायमेंशन को n के बराबर लेट किया है। अब हमें थ्योरम में प्रूव करना है कि जो इसकी सबस्पेस लेते हैं, मालूम है कि स्पेस है तो डेफिनेटली सबस्पेस तो होगी, से W उसकी सबस्पेस है, तो हमें बताना है उसकी सबस्पेस भी पहले तो फाइनाइट होगी, और दूसरी बात ये फाइनाइट होने के बाद उसकी जो वैल्यू है वो स्पेस की डायमेंशन से लेस देन और इक्वल टू है। सो मैंने क्या किया, सेकेंड स्टेप में एक W उसकी सबस्पेस ली और शो करने जा रही हूं सेकेंड स्टेप में कि सबस्पेस की डायमेंशन भी कैसी है, फाइनाइट। सो मैं कंट्राडिक्शन से इस रिजल्ट को प्रूव करूंगी। हम मान के चलते हैं स्पेस की डायमेंशन तो n है बट सबस्पेस की डायमेंशन इनफाइनाइट है। क्या ऐसा पॉसिबल है? ये तो सोचने में ही आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जब स्पेस लेते हैं तो उसकी जो सब स्पेसीज रहती हैं पहले उसका सबसेट होती हैं, नॉन एम्प्टी सबसेट होती हैं। तो अगर सबसेट है तो उसका सबसेट के एलिमेंट स्पेस के एलिमेंट से ज्यादा कैसे हो सकते हैं? पॉसिबल नहीं है, बट हम इसे शो करके दिखाएंगे। हमने बताना है कि स्पेस की डायमेंशन मैंने n ली है, सबस्पेस एक W कंसीडर की है V की, और एक्चुअल में सबस्पेस की डायमेंशन भी फाइनाइट होगी, उसकी भी कोई फाइनाइट वैल्यू होगी। उसे लेने से पहले मैं चेक करके बताऊंगी कि सबस्पेस की डायमेंशन भी फाइनाइट है। उसे करने के लिए प्रूफ मैं कंट्राडिक्शन से उसको चेक करूंगी। मैंने उसको मान लिया कि सबस्पेस की डायमेंशन इनफाइनाइट है। अगर सबस्पेस की डायमेंशन इनफाइनाइट है, एक्चुअल में सबस्पेसेस भी इटसेल्फ वेक्टर स्पेसेस होती हैं। अगर सबस्पेस या स्पेस की डायमेंशन को इनफाइनाइट बोलते हो तो इसका मतलब ये रहता है कि वहां पे उसके बेसिस के जो एलिमेंट्स हैं वो इनफाइनाइट हैं। या फिर ये भी कह सकते हो कि वहां पे कोई भी फाइनाइट सबसेट नहीं मिल रहा है जो स्पेस को जनरेट कर रहा है।
बट हम यहाँ पे डायरेक्टली बोलेंगे स्पेस की डायमेंशन W की अगर इनफाइनाइट ले रहे हो तो उसके बेसिस के बेसिस सेट तो मिलेगा बट उसके इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे। मैंने W का एक बेसिस सेट ले लिया B1। जैसे ही मैंने बोला थर्ड स्टेप में B1 बेसिस है W का, तो आप उसकी डेफिनेशन बेसिस की लगा लोगे कि बेसिस है तो B1 सेट इंडिपेंडेंट सेट होगा W का और वो W को जनरेट करेगा। बट मैं जनरेटर की डेफिनेशन नहीं यूज करूंगी, यहाँ पे इंडिपेंडेंट से ही थ्योरम को प्रूव कर दूंगी कि B1 अगर बेसिस सेट था W का, सो इंडिपेंडेंट सेट बना W में, और W एक्चुअल में है क्या, सबस्पेस है V की। सो आप बोल सकते हो सबस्पेस है तो W सबसेट है V का, ये मैंने रीजन में दिया है। W अगर सबसेट है V का और B1 उसका इंडिपेंडेंट सेट था W का, तो W का हर मेंबर अगर V में है, सो B1 इंडिपेंडेंट सेट V का भी बन जाएगा। ठीक है, फिर से रिपीट करूंगी। सबसे पहला स्टेप, क्योंकि स्पेस की डायमेंशन फाइनाइट थी, उसकी कोई फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए थी, तो हमने फर्स्ट स्टेप में उसकी फाइनाइट डायमेंशन को n के बराबर लेट किया। देन सेकेंड स्टेप में मैं उसका एक सबस्पेस लूंगी, उसका नाम मैंने W रखा। तो मैं प्रूव करूंगी सेकेंड स्टेप में कि अगर स्पेस की डायमेंशन फाइनाइट है तो सबस्पेस की भी डायमेंशन फाइनाइट ही रहती है। उसे प्रूव करने के लिए मैंने कंट्राडिक्शन से उसको चेक करने लगी हूँ। कंट्राडिक्शन से चेक करने के लिए मैंने मान लिया कि सबस्पेस की डायमेंशन इनफाइनाइट है, और अगर सबस्पेस है तो वो इटसेल्फ वेक्टर स्पेस ही होती है, और अगर किसी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन इनफाइनाइट है तो इसका मतलब उसके बेसिस के इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। बट बेसिस तो मिलेगा। एक्चुअल में स्पेस जैसी भी हो, फाइनाइट हो इनफाइनाइट हो, उसका बेसिस सेट एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्टेंस थ्योरम में हमने फाइनाइट लिया था, बट साथ ही में मैंने लास्ट में प्रूव किया था, चेक करके बताया था कि अगर स्पेस कैसी भी हो, फाइनाइट है इनफाइनाइट है, आर्बिट्रेरी वेक्टर स्पेस के लिए उसका बेसिस सेट जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे हम वही रिजल्ट यूज कर रहे हैं। W इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, उसका बेसिस सेट डेफिनेटली मिलेगा, बट हमें ये ध्यान में रखना है उसके बेसिस में इस केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। बेसिस है W का, बट वो बेसिस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंट सेट होगा W का, बट W सबस्पेस थी V की, सो W सबसेट था V का, सो B1 इंडिपेंडेंट सेट W में तो है, बट V में भी आ जाएगा वो इंडिपेंडेंट सेट। B1 इंडिपेंडेंट सेट V का बना। अब हमारे पास एक्सटेंशन थ्योरम है। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस थी V, उसका इंडिपेंडेंट सेट लोगे, उस इंडिपेंडेंट सेट को एक्सटेंड करोगे तो वो V का बेसिस सेट बनेगा। बट यहाँ पे B1 जो सेट है वो इनफाइनाइट बेसिस था, इनफाइनाइट एलिमेंट्स वाला बेसिस सेट था। अब इनफाइनाइट वाला बेसिस सेट ने इंडिपेंडेंट सेट बना, और इंडिपेंडेंट सेट को एक्सटेंड करके बेसिस सेट बनाना है, तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स में और एलिमेंट्स को ऐड करना है एक्सटेंडेड मतलब। तो क्या जब हम B1 सेट को एक्सटेंड करेंगे तो क्या वो V का बेसिस सेट बन पाएगा? क्योंकि स्पेस V की डायमेंशन फाइनाइट है, तो उसके बेसिस के तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने थे, और मोरओवर यहाँ पे तो हमने n एलिमेंट्स लिए हैं V के, तो हम ये कह सकते हैं कि उसका जो भी बेसिस सेट मिलना था उसके n एलिमेंट्स मिलने थे। बट यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट सेट को एक्सटेंड कर रहे हैं, तो वो इंडिपेंडेंट सेट के पास इटसेल्फ इनफाइनाइट एलिमेंट है, तो उसे एक्सटेंड करेंगे तो इनफाइनाइट में और एलिमेंट्स ऐड करने पे भी वो इनफाइनाइट सेट ही रहेगा। क्या इनफाइनाइट सेट वाला जो सेट है वो बेसिस बना पाएगा V का? नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि स्पेस की डायमेंशन फाइनाइट है। सो हमने जो ऊपर सपोज किया है कि W की डायमेंशन इनफाइनाइट है, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि n एलिमेंट्स वाले सेट ने ही बेसिस सेट बनाना था, बट यहाँ पे इनफाइनाइट सेट जो है वो बेसिस बनाने लगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो हमने जो ऊपर सपोज किया है वो गलत है, और वो क्या सपोज किया है कि सबस्पेस की डायमेंशन इनफाइनाइट है। सो हमारे पास क्या होगा कि सबस्पेस की डायमेंशन भी कैसी रहेगी? फाइनाइट। अगर स्पेस की डायमेंशन फाइनाइट है तो ऑब्वियसली सबस्पेस की डायमेंशन भी फाइनाइट प्रूफ हो जाती है। सो हमने यहाँ पे वो प्रूफ कर दिया सबस्पेस की डायमेंशन फाइनाइट। और अगर अब सबस्पेस की डायमेंशन फाइनाइट है तो उसकी भी कोई फाइनाइट वैल्यू होगी। सो मैंने इस केस में उस डायमेंशन को लेट कर लिया है किसके बराबर? P के बराबर। ये डमी वेरिएबल है, आप P, T, S कुछ भी रख सकते हैं, मैंने P रखा। बट हमारे थ्योरम के फर्स्ट पार्ट में हमें शो क्या करना है? सबस्पेस की डायमेंशन फाइनाइट तो आई, बट हमें प्रूव करना है कि सबस्पेस की डायमेंशन स्पेस की डायमेंशन से लेस देन और इक्वल टू है। दैट इज हमें शो करना है इस थ्योरम में P इज लेस देन और इक्वल टू n। सो P लेस देन और इक्वल टू n के लिए मैंने क्या किया, फिर से चेक किया कि W सबस्पेस तो है, इटसेल्फ वेक्टर स्पेस होगी, और उसकी डायमेंशन P ली है, मींस उसका एक बेसिस सेट होगा जिसके P एलिमेंट्स होंगे। W का एक बेसिस सेट लिया और उसके P एलिमेंट्स रखे।
सेम स्टेप्स रिपीट किए कि अगर B बेसिस है, इंडिपेंडेंट सेट होगा W का, W सबसेट है V का, सो B इंडिपेंडेंट सेट V में भी बन जाएगा, और अगर B इंडिपेंडेंट सेट V स्पेस में बन जाएगा तो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का कोई इंडिपेंडेंट सेट मिल जाए तो एक्सटेंशन थ्योरम के अकॉर्डिंग उसका एक्सटेंडेड सेट जो है, B का एक्सटेंडेड सेट, B का कोई एक्सटेंडेड सेट मींस B का कोई सुपर सेट, उसका नाम मैं यहाँ पे क्या रख रही हूँ, S, B का सुपर सेट, उसका नाम रखा S, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, B इज अ सबसेट ऑफ S और यू कैन से दैट S इज अ सुपरसेट ऑफ B। वो क्या बनाएगा, बेसिस, इंडिपेंडेंट सेट का एक्सटेंडेड सेट लिया S, उसने बेसिस सेट बनाया V का। सो यहां से हमारा स्टेप क्लियर हो जाता है, अगर आप स्क्रीन पे देखो B सबसेट है इसका, कहने का मतलब B के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे होंगे, सबसेट की क्या डेफिनेशन होती है, या तो सबसेट इटसेल्फ सेट के बराबर होता है या उसके एलिमेंट्स सबसेट के सेट इटसेल्फ से कम होते हैं। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इज लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S। B के एलिमेंट्स कितने थे, ऊपर हमने लिखे थे B के एलिमेंट्स, यहाँ पे W1 W2 सो ऑन टू WP, ठीक है, और S के एलिमेंट्स जो है वो क्या है, एस ने क्या बनाना है, वी सेट का बेसिस सेट, और हमें मालूम है वी सेट का जो भी बेसिस सेट बनाएगा उसके एलिमेंट कितने रहेंगे, एन, क्योंकि हमने स्पेस की डायमेंशन को फर्स्ट स्टेप में एन के बराबर लेट किया था। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में वी की डायमेंशन एन लिखी है मैंने। सो एस ने अगर बेसिस सेट बनाना है वी का, सो एस के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, एन, बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स पी और एस के नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन। सो हमने क्या प्रूव कर दिया, P इज लेस देन और इक्वल टू N, और P हमने लिया क्या था, W की डायमेंशन, और N को हमने क्या कंसिडर किया था, V की डायमेंशन। सो हमने थ्योरम के फर्स्ट पार्ट को प्रूव कर दिया कि सब स्पेस की डायमेंशन स्पेस की डायमेंशन से लेस देन और इक्वल टू होती है। सो अब हम सेकेंड पार्ट को प्रूव करेंगे। इन केस अगर हम बात करते हैं कि लेस देन और इक्वल टू की, तो वहां पे इक्वल टू की पॉसिबिलिटी रहती है। तो सेकेंड पार्ट में प्रूव करने जा रहे हैं कि अगर वो इक्वल आते हैं, डायमेंशंस उनकी इक्वल आती हैं, तो वो एक ही सिचुएशन है जब सबस्पेस की वैल्यू इटसेल्फ वेक्टर स्पेस के बराबर होती है। क्योंकि इस सेकेंड पार्ट में हमें इफ एंड ओनली इफ को प्रूव करना है, दैट इज हमें नेसेसरी एंड सफिशिएंट पार्ट प्रूव करना है। तो मैंने क्या किया, सेकेंड पार्ट में स्पेस को सबस्पेस के बराबर लेट कर लिया। अगर स्पेस सबस्पेस के बराबर है तो डेफिनेटली उसमें उसकी हर प्रॉपर्टी सेम रहती है। स्पेस और सबस्पेस दोनों सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहेंगे, सो बेसिस उनके सेम रहेंगे, सो उनकी डायमेंशंस भी सेम रहेंगी। दिस प्रूव्स योर डायरेक्ट पार्ट। बट अगर हमें कन्वर्स पार्ट को प्रूव करना है कि डायमेंशंस इक्वल हैं, तो उनकी सबस्पेस की वैल्यू स्पेस के बराबर आनी चाहिए। उसके लिए हम कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले हमने वी स्पेस की डायमेंशन डब्ल्यू स्पेस की डायमेंशन के बराबर लेनी थी। दोनों की डायमेंशन इक्वल हैं तो किसी एक इक्वल नंबर के बराबर होंगी। वो इक्वल नंबर मैंने क्या ले लिया, से एन। दोनों की डायमेंशन से एन के बराबर है। हम क्या करते हैं, हमेशा छोटे वाले सेट से स्टार्ट करते हैं और फिर एक्सटेंड करके बड़े वाले सेट में जाते हैं। बड़े से स्टार्ट करके रिड्यूस करके हम छोटे सेट में नहीं आएंगे, ये हमेशा ध्यान रखना हर थ्योरम में। हमने क्या किया, दोनों की डायमेंशन को इक्वल लिया। अब दोनों के बेसिस सेट के n एलिमेंट्स है, ये हमें मालूम है। हम क्या करेंगे, छोटे वाले सेट से बात करेंगे, और वो छोटा वाला सेट ऑब्वियसली सबस्पेस रहेगा। हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे सबस्पेस की डायमेंशन अगर n है w की, तो w का बेसिस सेट रहेगा, ठीक है, और उसके n एलिमेंट्स रहेंगे बेसिस के। बट अगर वो बेसिस है, साथ ही में हम डेफिनेशन लगाएंगे कि वो इंडिपेंडेंट होगा और स्पेस को जनरेट करेगा। सो मैंने यहाँ पे b अगर बेसिस है w का, उसकी डेफिनेशन लगाई, L ऑफ B इज इक्वल टू W, और B इंडिपेंडेंट है और कंटेनिंग n एलिमेंट्स, ठीक है। फिर सेम पैटर्न में जैसे हमने फर्स्ट रिजल्ट में लिया था कि यहाँ पे जो W है वो सबसेट है V का, सो इंडिपेंडेंट सेट वो V में बन जाएगा, B वाला सेट। B इंडिपेंडेंट सेट किसका बन जाएगा, V का, ठीक है। और अगर B इंडिपेंडेंट सेट है V का और V की डायमेंशन भी n है, तो हमें मालूम है एक्सटेंशन थ्योरम से इंडिपेंडेंट सेट को एक्सटेंड करके बेसिस बनना था, या फिर वो इटसेल्फ वाला सेट बेसिस बनाता। यहाँ पे हमारी पॉसिबिलिटी क्या रह जाएगी इस थ्योरम में, कि एक्सटेंड तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि डायमेंशन तो n ही है, n से ज्यादा एलिमेंट्स नहीं ऐड कर सकते। सो ये इंडिपेंडेंट सेट इटसेल्फ जो W में था वो इंडिपेंडेंट सेट V का भी बन जाएगा, ठीक है। सो इंडिपेंडेंट सेट भी हो गया और जनरेट भी कर रहा है, तो हमारे पास क्या आ गया, इसी B सेट ने बेसिस बना दिया V का। अब हमने देखा जो W का बेसिस है वही V का बेसिस बना,
जो इंडिपेंडेंट सेट है W का वही इंडिपेंडेंट सेट V का बना। सो ऑब्वियसली उनकी सारी प्रॉपर्टीज सेम आ रही हैं तो स्पेसेस भी दोनों इक्वल हो जाएंगी। सो हमने प्रूव कर दिया अगर डायमेंशंस इक्वल हैं तो स्पेसेस भी इक्वल हैं और अगर स्पेसेस इक्वल हैं तो डायमेंशंस भी इक्वल हो जाती हैं। दिस प्रूव्स द सेकंड पार्ट ऑफ योर थ्योरम एंड हेंस द थ्योरम। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।